भारत के अंदर रह रहे अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को एक लंबे वक्त से निशाने पर लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी उनको ठिकाने लगाने के लिए CA, NRC, समान नागरिक संहिता इस तरह के कानून लागू करने की बातें होती रही हैं। वक्त वक्त पे कंसंट्रेशन सेंटर्स यानी बड़ी बड़ी जेलें बना करके लोगों की नागरिकता जांच करके कि ये भारत के लोग हैं या नहीं, यानी भारत में रहने वाले मुसलमान ये भारत के हैं या नहीं, उसके लिए जो CA, NRC लागू किया गया था उसमें नागरिकता जांच करने के बाद अगर कोई साबित नहीं होता है तो फिर उसको जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कैद खाने, उनमें डालने की भी बंदोबस्त है। और बड़े बड़े कैद खाने इस तरह के तैयार करने की रिपोर्टें भी बीच में आती रही। साथ ही और तरीके से सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है वो तो कर ही रही है। सरकार के अलावा भी जो गैर सरकारी लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको भी छूट दे रखी है और सड़कों पर ठोक दो, बजा दो, मार दो, काट दो वाले काम करके दहशत फैलाने के काम में लगे हुए हैं और इसमें उनको पूरी आज़ादी, उनको छूटें मिली है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है और ये चीज़ें चलती रहती हैं दुनिया के मुख्तलिफ देशों में। वक्त वक्त पर जहाँ जो ताकत में होता है, सत्ता जिसकी ताकत में होती है, जिस विचार की भी सत्ता ताकत में होती है, वो अपने विचारों को फैलाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम वक्त वक्त पर चलाते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही दिन से जब ये दोनों देश बने हैं, भारत तो पहले से था लेकिन जब पाकिस्तान बना उसी दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर कभी नहीं रहे। दोनों के दरमियान तनातनी रहती है, वक्त वक्त पे वो तनातनी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। जंगें भी हो चुकी हैं, 2.5 जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो चुकी है और इसमें काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। और कश्मीर को लेकर के दोनों मुल्कों में आपस में रिश्ते जो हैं वो अच्छे कभी रहते नहीं। एक ही वजह है कश्मीर के अलावा कोई इशू ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने का कोई वजह हो। भारत के अंदर मुसलमानों को ठिकाने लगाने के लिए जो तौर तरीके वो अपनाए जा रहे हैं, वही इन दिनों एक पाकिस्तानी महिला भारत में बड़ी मशहूर हो रही है और वो महिला का नाम है सीमा हैदर रिंद। ये महिला पाकिस्तान में की रहने वाली है और पाकिस्तान से वो भारत में किसी लड़के से मोहब्बत करने लगी। PUBG गेम होते हैं, कोई ऑनलाइन गेम आजकल चल रहे हैं बहुत सारे, उनको तो नहीं मालूम। वो PUBG के ज़रिए भारत में नोएडा में रहने वाले किसी के संपर्क में आई, उससे उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती में उन्होंने अपने 4 बच्चों को वहाँ से साथ में लेकर के पहले वो पाकिस्तान से दुबई पहुँचती है, दुबई से फिर वो नेपाल आती है और नेपाल से फिर नोएडा आ जाती हैं। और आने के बाद फिर ये तमाम बाद में 1-2 महीने के बाद ये खुलासा होता है, जब नोएडा की पुलिस उनको पकड़ती है तब पता चलता है कि ये महिला भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की रहने वाली है और यहाँ पर ये अवैध तरीके से भारत में घुसकर आई हुई है नेपाल के रास्ते से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं रहते हैं, दोनों देश एक दूसरे के बारे में जानने के लिए अपनी अपनी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखते हैं, तो ये महिला पाकिस्तान से चलती है, UAE पहुँचती है। UAE इसको अब ये चूँकि इसने पूरी तैयारी की होगी वहाँ से भागने की और भारत तक आने की, तो इसको ये तमाम चीज़ें, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ये तमाम बातें उसको कैसे मालूम है। अब UAE पहुँच जाने के बाद उसको नेपाल आना है, वाया नेपाल आती है, डायरेक्ट इंडिया नहीं आती। दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ सकती थी UAE से, लेकिन उसने नेपाल की फ़्लाइट क्यों पकड़ी? नेपाल के लिए उसको वीज़ा प्रोवाइड UAE में रह कर के किसने करवाया? क्योंकि ये कोई आसान चीज़ें नहीं है। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो कहीं ट्रैवल न किया हो, जो विदेशों की यात्रा न किया हो कभी, उसको इतनी बारीक बातों का जानकारी आसानी से होती नहीं। यही कुछ वजह है जो इस महिला के ऊपर शक पैदा करती हैं।
और वो नेपाल आती है और नेपाल से फिर वो जो भी इसका अपना आशिक है यहाँ से पहुँचता है और वो उसके साथ में वहाँ फेरे वेरे ले करके शादी कर लेते हैं और भारत आ जाते हैं। भारत आने से आने के वक्त में उसके पास ये जो चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें शक पैदा करती हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं और जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर लोग कर रहे हैं। एक हम यहाँ पर फेसबुक की पोस्ट है, योगेश वाजपेयी जी हैं, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और वाजपेयी जी का एक यहाँ पर पोस्ट है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले, सीमा हैदर, 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 3 मोबाइल फ़ोन का होना, सिम कार्ड का पाए जाना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, चुपके से गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना, आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी वो भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार इंग्लिश व हिंदी बोलना, उर्दू का एक लफ्ज़ इस्तेमाल ज़ुबान पर न लाना। आपको मजाक लग रहा है? ये बंदी औरत, ये बंदी वो कर सकती है जो आप सोच नहीं सकते। मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया अपनी पीठ थपथपा रहा है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, जल्दी ही नागरिकता भी मिलने वाली है और हो सकता है सरकारी नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि लोग इसलिए खुश हैं कि वो अब्दुल के पास नहीं, सचिन के पास भाग कर आई है। लेकिन यह टोटली फेयर है, देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, NIA के लिए, सेना के लिए, रॉ के लिए, CBI के लिए, भारत सरकार CBI के लिए। आखिर भारत में कोई पैसे ही आ सकता है। सोचिए ज़रूर, यह प्यार का सवाल नहीं, हमारे आपके घर, परिवार, गांव, शहर, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। ये वाजपेयी जी की पोस्ट है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई आती हैं, दुबई से वो नेपाल आती हैं, नेपाल से वो बस के रास्ते से भारत आ जाती हैं। उनके पास 5 मोबाइल का होना बताया जाता है, 5 मोबाइल बरामद हुए और एक मोबाइल टूटा हुई हालत में, वो पाकिस्तान का मोबाइल है, वो भी बरामद इसमें हुआ है साथ में। उनके पास अपने 3 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पासपोर्ट हैं। अब ये तमाम चीज़ें, आधार कार्ड उनके कैसे बन गए? जब वो नेपाल पहुंचती हैं तो नेपाल में भारत का आधार कार्ड किसने बनवाया? यहाँ क्राइम होता है। जो व्यक्ति सचिन, जिसके साथ उनका अफेयर बताया जा रहा है, वो शादी करता है उनसे, और शादी करने के बाद उनकी पत्नी हो जाती है। आधार कार्ड क्या सचिन ने बनवाई, फर्जी आधार कार्ड? तो सचिन इसमें आरोपी बनना चाहिए। किसने बनाए वो आधार कार्ड, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो तो पाकिस्तानी नागरिक है, भारत में आते ही आधार कार्ड कैसे मिल गया उसको? आप CA-NRC के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को जेलों में डालने का बंदोबस्त कर रहे हैं, इसके पास आधार कार्ड कहाँ से बन जाते हैं? दूसरे जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये हमारी एक रिपोर्ट है, वो भी हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। सीमा हैदर नाम की एक महिला आजकल भारत में चर्चाओं में है। ये महिला पाकिस्तान से संयुक्त अरब अमीरात पहुंची, वहां से नेपाल और नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी। ये अपने साथ अपने 4 बच्चों को भी लाई है। इसके पास 4 मोबाइल चालू हालत में है और एक ख़राब बरामद हुआ है बताया जाता है। इस महिला के पास 6 पासपोर्ट भी मिले हैं, एक इसका अपना और 4 बच्चों के हैं। सवाल अब छठा किसका है वो ये बताएगी। ये महिला, इस महिला के जो इसका हाव भाव है, जो बातें करने का तरीका है, वो बहुत सारे वहम पैदा कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं।
जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें ये बहुत अच्छे हिंदी के शब्द इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में पैदा हुई है, पाकिस्तान में बड़ी हुई है, पाकिस्तान में उसके बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन ये महिला बहुत सलीके के साथ हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और उर्दू के अल्फाज वहाँ पर बीच में भी नहीं आने दे रही, और बहुत सुकून के साथ वो इंटरव्यू कर रही है, जैसे कि इसको भी ट्रेनिंग दे करके किसी मिशन पर भेजा हो। सवाल इस महिला की बोलचाल और उसमें होने वाले शब्दों लहजों को लेकर खड़े हो सकते हैं। इसकी भाषा किसी भी तरह से मुस्लिम परिवारों जैसी नहीं है, और 2-3 महीने में इतनी अच्छी हिंदी बोलना सीख पाना भी आसान नहीं है, वो भी हिंदी लहजे के साथ। जो ये हिंदी बोल रही है उसमें उर्दू का जो ज़ेर ज़बर आते हैं वो चीज़ें नहीं है, हिंदी लहजे के साथ हिंदी बोल रही है, जिसकी बातचीत में उर्दू कहीं दिखाई नहीं देती है। ये पाकिस्तान के कराची शहर में भी रही है। कराची में खालिस उर्दू ज़बान बोली जाती है, वहाँ बहुत कम लोग सिंधी पंजाबी बोलते हैं। सीमा हैदर के ससुर और पति के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें जो भाषा बोली जा रही है वो उससे सीमा की भाषा कहीं भी मेल नहीं खाती है। अब ये मुमकिन है सीमा कोई एजेंट हो, आईएसआई की कोई ट्रेन की हुई महिला हो जो यहाँ भेजी गई है। ये सवाल पैदा होना वाजिब है, और वो सवाल होते रहेंगे। उसकी वजह क्यों है? भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते रहे नहीं हैं। यहाँ पर हम कुछ डाटा आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश में सुनील, बलराम और भावेंद्र, प्रदीप, शुभम, ये लोग गिरफ्तार हुए आईएसआई के एजेंट के हिस्से से। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 22 अगस्त 2022 को ये 5 लोग गिरफ्तार हुए थे मध्य प्रदेश से। 3 जुलाई 2022 को राजस्थान से अब्दुल सत्तार, नितिन यादव और राम सिंह गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र से 13 दिसंबर 2022 को दीपक सालवे गिरफ्तार होता है। राजस्थान से 1 अप्रैल 2023 को पासुराम और रतन, ये लोग गिरफ्तार होते हैं हेमराज इनके साथ में। महाराष्ट्र से 5 मई 2023 को DRDO के वैज्ञानिक, और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं भारत के, इनको गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान के लिए खुफिया जासूस का काम कर रहे थे यहाँ पर। तिसरो के अग्नि, ब्रह्मोस और जो दूसरे भारत के जो सुरक्षा प्रणाली है उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ इनके पास मौजूद है, और ये बहुत ही गोपनीय तरीके से भारत की रक्षा से जुड़ी, सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ दे रहे थे। और इनका नाम है प्रदीप कुलारकर। ये प्रदीप कुलारकर जो है, ये जैसा हमने बताया, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, DRDO में, इसरो में वैज्ञानिक है, और ये इनकी 4 पीढ़ियाँ RSS के मेंबर की रही हैं। 4 पीढ़ियाँ RSS की सदस्य रही हैं। इनके कार्यक्रमों में, ये उन कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे जिसमें मोहन भागवत मौजूद थे। फिर एक ये राजस्थान से ये 6 मार्च 2023 को यहाँ पर ये पकड़े जाते हैं। सुखपाल सिंह। 2006 में 24 लोग ISI के एजेंट के हिस्से से पकड़े गए थे 2016 में, पूरे 1 साल के अंदर। ये जुलाई 2023 में, अभी इसी साल, गृह मंत्रालय और G20 जो समिट हो रहे थे उनकी गोपनीय जानकारी देने के मामले में प्रवीण पाल को गिरफ्तार किया गया था। ये ISI एजेंट को जानकारियां दे रहे थे। गुजरात में 8 जुलाई 2023 अभी नीलेश वाडिया को गिरफ्तार किया गया है, और ये BSF में कर्मचारी है। बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान चूँकि दुश्मनी जैसा ही रहता है, तो एक दूसरे की जानकारियाँ ये लोग इनकी एजेंसियाँ लेते हैं। अब ये एक महिला, जहाँ भारत के पास रॉ है, IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एंटी टेरर स्क्वाड है,
लोकल लेवल पर एलआईयू होती है, बहुत सारी और एजेंसियां हैं। इन सब के होते हुए ये महिला नोएडा किस तरह से पहुंच गई। टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। भला हो नोएडा पुलिस का, उसकी तारीफ करनी होगी इसके लिए कि उन्होंने जैसे भी सही इस महिला को पकड़ लिया, खोज लिया और ये मामला सामने देश के आगे आ गया है। भारत के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो अभी तक अनसुलझी सी है। उसमें एक पुलवामा भी है। पुलवामा के बाद पुलवामा कैसे हुआ, क्या था क्या नहीं है, उसको लेकर के जांच एजेंसी ने कोई रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की। सतपाल मलिक साहब, उन्होंने तमाम बातें अभी अपने इंटरव्यूज वगैरह में पिछले वक्त में बताई हैं और उनकी बातों को लेकर के ये बातें पुख्ता हो जाती हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है वो इस्टेब्लिश होती है। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले सतपाल मलिक साहब का ही एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जम्मू कश्मीर से एक अधिकारी की जीप में ऐसा व्यक्ति दिल्ली आ रहा था बैठ करके, जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का तकरीबन इनाम भी था और वो कई साल से फरार था। वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर के ही एक अधिकारी की जीप में दिल्ली आ रहा था। तेजेंद्र सिंह कुछ इस तरह का नाम है उस अधिकारी का। वो मामला किसी के सामने नहीं आया क्या हुआ उसमें। उरी में हमले हुए थे और कई जगह पे पुंछ वगैरह में हमले हुए थे, सेना के ठिकानों पर आतंकवादी हमले हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी दुश्मनी है। दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोनों देश की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे देशों में एक्टिव रहती हैं, ये सबको मालूम है। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंच गई, सवाल ये है। अभी जैसा हमने आपको कुछ डाटा बताए और उसमें ये चीज़ थी कि किस तरह से उसके पास किस तरह से कौन कौन लोग आईएसआई के लिए काम करने वाले पिछले दिनों पकड़े गए हैं। एक रिपोर्ट और बताते हैं, वो थोड़ा सा चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसमें एजेंसी जो काम करती है, क्योंकि सीमा हैदर की बॉडी लैंग्वेज जो लोग एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, या थोड़ा सा ये बता दें कि ये कोई पहला बार खुफिया फेल्योर नहीं है, इंटेलिजेंस फेल्योर पहली बार नहीं है। कारगिल में जंग हुई थी 1999 में। उस जंग के दौरान भी भारत की किसी भी एजेंसी को जानकारी नहीं हुई थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने परमानेंट बंकर्स बना लिए हैं। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर उन्होंने बंकर्स चौकियाँ बना ली थी और बड़े उपकरण जैसे तोपखाना, टैंक, उनको खोल करके छोटे छोटे बैगों में भर के असेंबल करके ऊपर ला करके वहाँ फिर उनको जोड़ा और वो तैनात किए थे। कितना मूवमेंट वहाँ होता रहा था, भारत की किसी एजेंसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऊपर हमारे ऊपर, चूँकि कारगिल में मेरा रहना हुआ है लंबे वक्त तक, मेरा सारा इलाका वहाँ का सब देखा हुआ है। सामने की पहाड़ियाँ जो है, जो सुरू वैली के ऊपर जा कर के हैं और फिर वो आगे जा कर के द्रास में पहुँचते हैं, तो वो सब ओपन एरिया है। वहाँ ओपन एरिया में भारत की एजेंसियों को नहीं पता चल सका था कि यहाँ पर इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई है और पाकिस्तान ने अपनी तोपें और टैंक तक वहाँ पर नीचे खोलते थे, फिर वो बैगों में भरते थे और टट्टू खच्चर जो होते हैं उनकी पीठों पर लाद करके ऊपर पहुँचाते थे और वहाँ से आगे फिर वो सेना के जवान पाकिस्तान के लेकर के आते होंगे और ऊपर ला करके उनके नेटवर्क वगैरह जोड़ जाड़ करके फिर से उनको तैयार करके लगा देते थे मोर्चे पर। उसकी जानकारी जो चरवाहे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, उन्होंने आकर के उन्होंने ऊपर जब वो अपने मवेशी लेकर के पहुँचे हुए थे चराने के लिए, जिसमें भेड़ और गाय,
बता दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भेड़ और गाय ही मिलती हैं, या वहाँ का लोकल या जो साउंड होता है वो पाया जाता है। तो सारे कश्मीर के अंदर आपको भेड़ और गाय मिलेंगी हर घर में तकरीबन। तो वो लोग चरवाहे लेकर के जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, और ये खुले खुले पहाड़ी जो नीचे के समतल इलाके होते हैं उनमें। तो वो लेकर के वहाँ पहुँचे हुए थे ऊपर पहाड़ों पर। उन्होंने कुछ मूवमेंट देखा तो नीचे आकर के उन्होंने सेना के लोगों को बताया। तब भी सेना के लोगों ने समझा कि शायद वैसे ही कोई तो होंगे। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पाकिस्तान की सेना यहाँ करके जमी बैठी हुई है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरी जंग हो गई थी उसके बाद, और इंटेलिजेंस का टोटल फेल्यूर था कारगिल वॉर। चरवाहे ने सूचना दी थी, उसके बाद में फिर वो सारा का सारा आगे बढ़ता रहा और जंगें होती रही, और लंबा उसका फिर स्टोरी है। यहाँ पर ये महिला कराची से यूएई पहुँचती है, यूएई से नेपाल आ जाती है, नेपाल से भारत आ जाती है। ये हो क्या रहा है देश के अंदर? वो किससे मिलने आई, किसी गैर मुस्लिम से आई या मुसलमान से आई, उससे कोई मतलब नहीं। उसको जिसके साथ उसका दिल चाहे रहे, भाग जाए, यहाँ से ही भाग जाए, कहीं और चली जाए, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन वो भारत के अंदर दाखिल कैसे हो गई? अब जुलाई का महीना है, 15 अगस्त आने वाला है, कोई इंसिडेंट होता है, 5-5, 6-6 उसके पास पासपोर्ट मिलते हैं, मोबाइल बरामद हो रहे हैं पाकिस्तान के, सिम उसका बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है 3 सिम उसने तोड़े भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवाल पैदा करता है। दाढ़ी वाला पकड़ा जाता है टोपी वाला। तो इन लोगों पर नज़र रखी जाए जो भारत विरोधी कामों में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सीमा हैदर भारत पहुंची है और जो इतनी शानदार हिंदी बोल रही है, पाकिस्तान में हो या किसी भी मुस्लिम परिवार में भारत के अंदर भी, तो वहाँ पर लोग, चूँकि भारत की जो आम ज़बान है वो सभी जगहों पर उर्दू और हिंदी मिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि खालिस हिंदी कोई बोले या खालिस उर्दू बोले, ऐसा नहीं है। शहरी ज़बान भारत की, उसमें ज़्यादा कंटेंट मिलेगा उर्दू का, और देहात की ज़बान है वो ज़्यादा मिलेगी हिंदी भाषी इलाकों में। और शहरों में तो आप कहीं भी जाइए वहाँ उर्दू आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये कारोबारी ज़बान एक बनाई गई थी जो बाद में फिर अदबी ज़बान भी हुई। तो लोगों को जोड़ने वाली ज़बान उर्दू है। ये खैर, अब यहाँ पर इसकी बातचीत में सीमा हैदर के में कहीं भी एक शब्द भी आप जब सुनेंगे तो वो उर्दू के नहीं आते। अब इतना एक्सपर्ट होना, ये तो बिल्कुल भारत की जो एक्ट्रेस हैं, ये तो उससे भी अच्छी एक्टिंग कर रही है, कंगना रनावत से भी अच्छी एक्टिंग कर रही है। इसको फिल्म इंडस्ट्री में भी काम मिल जाना चाहिए इस तरह से, तो बहुत आसानी के साथ। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, ये अमर उजाला की रिपोर्ट हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। हनी ट्रैप का पाकिस्तानी जाल तैयार कर रही यूनिट 412। तो ये पूरी रिपोर्ट आज ही की रिपोर्ट है। रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की खुफिया फाइलों में सेंध लगाने के लिए पाकिस्तान ने अब हनी ट्रैप का नया इंद्रजाल तैयार किया है। खुफिया एजेंसी ISI ने इसके लिए एक ख़ास यूनिट 412 खड़ी की है। इस यूनिट में पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों से सुंदर लड़कियों को भर्ती किया जाता है। इन लड़कियों को जिन कमरों में ठहरा जाता है वहाँ हिंदुओं के रीति रिवाज और परंपराओं की झलक दिखाई पड़ती है। कमरे की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और छोटे से मंदिर में रखी मूर्तियों की रंगीन थीम नज़र आती है। यहीं से हनी ट्रैप का खेल शुरू होता है। मकसद भारतीय वैज्ञानिकों, आर्मी अफसरों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मियों और दूसरे मंत्रालय के अधिकारियों को जब टारगेट किया जाए तो उन्हें शक न हो कि उनके साथ किसी दूसरे मुल्क में कोई व्यक्ति बात कर रहा है। कमरे के माहौल से ये नज़र आता है कि वो भारत के ही किसी प्रांत से बोल रहा है। यह भी दिखाने का प्रयास होता है कि वो हिंदू है। अब ये जो रिपोर्ट है, एक बड़ी रिपोर्ट है, पूरी हम नहीं पढ़ के सुना रहे, इसका खबर के साथ, कंटेंट के साथ नीचे लिंक होगा, उसमें ये पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ये रिपोर्ट और पुख्ता कर देती है उन दलीलों को जो सीमा हैदर को लेकर के सवाल पैदा हो रहे हैं। सीमा हैदर साड़ी में, सीमा हैदर के माथे पे बिंदी लगी हुई है, सीमा हैदर को कलमा भी याद नहीं है, सीमा हैदर को सूरह फातिहा भी याद नहीं है, सीमा हैदर को सना भी याद नहीं है। मतलब वो मुस्लिम है
तकरीबन 40-42 साल की उसकी उम्र है इस वक्त। कोई भी मुसलमान इस दुनिया में शायद ही कहीं कोई ऐसा हो जो कलमा न जानता हो। अगर वो मुसलमान है तो उसको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म होता है। ये बेसिक्स है। मुसलमान बच्चों को ये कलमा सिखाया जाता है घर में, माँ बाप सिखा देते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी सिखा देते हैं बचपन में यूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये छोटी सी एक कलमा है। इसी तरह से जब नमाज़ पढ़ते हैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ वगैरह, ये सबको बचपन में ही याद करा हो जाती हैं। जिसमें मदरसे जाना है या कहीं की ज़रूरत नहीं। घर में माएँ रात को सोते हुए बच्चों को याद करा देती थी। इस 45 साल की औरत को कलमा याद नहीं है, नमाज़ पढ़ने का कोई तरीका नहीं पता उसको। अब ये ख़ुद को मुसलमान भी बता रही है। ये तमाम चीज़ें शक पैदा करती हैं। आप मुसलमान होंगे, हो सकता हो, आप हो सकता है नेक इंसान हो, आप हो सकता है बिल्कुल मोहब्बत करती हो सचिन से, लेकिन जो शक है वो वाजिब है। देश के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन भारत का चाइना है। चीन हमेशा से, पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन नहीं है किसी भी तरीके से जितना बड़ा भारत के लिए चीन है। चीन के साथ हमारे रिश्ते कई सालों से अच्छे नहीं हैं। लद्दाख के अंदर चीन ने घुसपैठ की हुई है। बड़ी ज़मीन पर उसने भारत के पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ परमानेंट उसने अपने सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं। तमाम चीज़ें सेना की और भारतीय सेना और चीनी सेना के दरमियान जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कई दौर की वार्ता अब तक हो चुकी हैं। नतीजा अब तक सिफर है। तनातनी सरहदों पे दोनों तरफ है। नेपाल से भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। नेपाल भी कभी भी भारत को लाल आँखें दिखा देता है। जो हमारे यहाँ के नेता ने कहा था लाल आँखें, वो लाल तो उनकी ख़त्म हो गई। उनके चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका है। वो चाइना का ची नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं, मणिपुर का माँ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा को बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है सीमा हैदर जैसे एलिमेंट्स से। इसकी जांच होना चाहिए और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, एजेंसियाँ उससे सवाल हो, मिनिस्ट्री पूछे उनसे, डिफेंस मिनिस्ट्री आप क्या कर रहे हैं, LIO क्या कर रही है। नेपाल से कोई भी आ जाएगा फिर तो वहाँ से ISI के एजेंट्स और जो तस्कर हैं और जो वेपन्स वगैरह सप्लाई करते हैं वो कोई भी आ जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं है। देश को किस जगह पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। सरकार को, एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। सीमा हैदर के इशू को बहुत आसानी से ख़त्म नहीं किया सकता है। इसको एजेंसियाँ अपने पास रखें और इससे जानकारी लें। इसके बारे में अपने जो तौर तरीके हों उसके ज़रिए जहाँ उसका रहना सहना हुआ है बचपन से पाकिस्तान में, वहाँ से भी जानकारी ली जाए। कुछ वीडियोस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिर में आप देखिए कि जो सीमा हैदर साहिबा हैं, अब जो कि वो भारत में आ चुकी है, उनका वेलकम हो रहा है यहाँ पर और वो भारत में खुशी मनाई जा रही है। भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए डंडा है हाथों में, जवानों पे गालियाँ हैं, आँखों में नफ़रत है। पाकिस्तान से सीमा के लिए जो सीमा पार करके भाग के आई है, क्योंकि वो अब सचिन के साथ उसकी शादी हुई है और वो हिंदू भी हो गई, शायद हो जाएगी। कोई हमें ऐसे कोई मतलब नहीं, वो किस धर्म में जाती है क्या करती है वो निजी है उसका। तो वो उससे प्यार है। जो भारत में सदियों से रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पर वो मरते हैं, यहीं पे जान देते हैं मुल्क के लिए, उनके लिए आपके दिलों में मोहब्बत क्यों नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। सीमा, आप अब यहाँ रिहा हो गई है, यहाँ पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कहते हैं कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना चाहती यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों के साथ
मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। तो आप दोनों ने शादी कर ली है। अब ऐसे मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे 1-2 दिनों में। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुंची। मैं नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। आपके भाई पाक आ गए, वो तैयारी कर रहे थे सर जी, तैयारी मैं कोई भी झूठ मतलब नहीं कहना चाहती, ताकि जो है मैंने पुलिस से भी शुरू से लेकर सच्ची कहा है, वो तैयारी कर रहे थे। मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए, तमाम तरह की बात भी कर रहे हैं। वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, उसकी बातों को आप इग्नोर करें, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी बात, वो इतना प्यार नहीं करते भारत से जितनी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, रहूंगी, मैं मरते दम तक ये रहूंगी। मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे वहीं तो मार देंगे, इससे अच्छा मैं यहाँ मर जाऊँ। मैं अपने पति को ही जानती थी, एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूं? सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत